अगर कोई डोनर कंप्लेन करे एफआईए को कि जी हमने पैसे इसलिए दिए थे पार्टी को और पार्टी ने किसी और काम के लिए वो इस्तेमाल किए, उसके अलावा एफआईए की जुरिस्डिक्शन बिल्कुल नहीं बनती। तो ये एफआईए की प्रोसीडिंग्स कानून के खिलाफ है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी अब आए ईसीपी की हरकतों पे। 2017 अक्टूबर में अजहर तारिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग आप इकट्ठे इन्वेस्टिगेट करें। कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया हनीफ अब्बासी केस का, 2017 में वो फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला मैं सिर्फ उसका एक पैरा पढ़ दूंगी, वो आप कंक्लूड जो उनकी डिसीजन थी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कोट कर रही हूँ। It is the duty of the ECP to scrutinize accounts of political parties on the touchstone of Article 6(3) of the PPO, read in light with Article 117.3 of the PPO, read in the light of Article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly and justly, without discrimination among different political parties. ये operative word है. Must act transparently, fairly and justly, without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of a political party within 5 years of the objected accounts of that party having been published in the official gazette. ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 दिसंबर का फैसला है। उसके बाद आमिर कियानी साहब ने पीटीआई के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन सबमिट की थी ईसीपी को कि क्या कहते आप सारी पार्टीज़ की फंड्स इकट्ठे देखें। वो भी नहीं हुआ। अब कल क्या हरकत की इस सिलसिले में ईसीपी ने, हमारी पिटिशन पे हियरिंग थी, उन्होंने ऑन देयर ओन पोस्टपोन कर दी 1 महीना सितंबर के उस पे, और कहा कि पीटीआई वाले नॉन अटेंडेंस पे थे। हमारे बंदे जब गए उन्होंने कहा आपने हमें नोटिस नहीं भेजा। ईसीपी ने कहा अरे जी आप वेबसाइट पे हमारे लगा हुआ था आपका केस, आपने वेबसाइट पे देखना था। मैं आपको बता दूं हमने वेबसाइट की तस्वीर ली, हमारा केस नहीं इधर था फॉर हियरिंग, कोई केस मेंशन नहीं है, सरासर झूठ। इस पे अब ईसीपी उतर आई है, जब और कुछ नहीं मिल रहा तो झूठ बोल रहे हैं, ना हमें नोटिस देते हैं, खुद हियरिंग पोस्टपोन कर देते हैं और कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाला है। ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने बोला जब उन्होंने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि जिनको उन्होंने किया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस और स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉप है। तो फिर ईसीपी ने कहा हमने तो ये नादरा से लिया है। और खुदारा अगर किसी के पास नाइकॉप या पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, नादरा में डेटा है उनका, तो आप ये खुद अब कॉम्स देखें, ईसीपी झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ईसीपी किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में जिसके पास नाइकॉप हो वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है नादरा में। तो सवाल तो उठता है और पूछना चाहिए मीडिया को भी, इन्वेस्टिगेट करें कि ईसीपी झूठ बोल रहा है इस पे या नादरा ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ और, स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी बात होती है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी पीपीपी के लिए, पीएमएलएन के लिए, अदर पार्टीज़ के लिए और पीटीआई के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में,
वो जो कहता है ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में पीटीआई की, अप्रैल 2018 में बनी पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी, और पीपीपी की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएमएलएन और पीपीपी की 48 मीटिंग्स हुई, पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी की, पीपीपी की 49 हुई, और पीटीआई की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की, तो 10 हियरिंग्स में ईसीपी ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा पीटीआई के वकीला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी, और किन की पे फोकस किया गया, सोली पीटीआई की हियरिंग जो 101 हुई, बाकी की 48-49 हुई, और वो मामला वहीं का वहीं है। और ये कॉन्ट्रवेंशन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के ख़िलाफ़ है, जो 2022 में अभी आया था इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सारी पार्टीज़ का करेंगे, और 30 डेज़ में आप पीटीआई के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सिर्फ आप उनका कर रहे हैं, वो आप क्लियर करेंगे ना। उन्होंने वो क्लियर की। आखिरी हिस्सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन का। ईसीपी समझती है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि लोग भूल जाएंगे ये फैक्ट्स। हम बार बार कौम को बताएंगे यही फैक्ट्स कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला में कंटेम्प्ट में है ईसीपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका ये फैसला आखिरी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जो बेंच बना था, उस 3 मेंबर बेंच था, बाबर सत्तार भी उसमें थे, उन्होंने कहा हमें एश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सब के स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस। तो उसके लाइट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दी है, हमने ये कहा है कि ये पेंडिंग कंप्लेंट जो है पीटीआई का कि सबकी नहीं हो रही, ये 30 दिन में रिजॉल्व करें। वो 30 दिन तो गुजर गए, कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस वास्ते हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कानून के बाहर हो रही हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। एफआईए की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आप उनकी पूरा एफआईए के रूल्स ऑफ बिजनेस सारा कुछ स्क्रूटनाइज करके देख लें। और इस पे हमने क्या कहते हैं, इसी वास्ते हम ये क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जब एफआईए की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो किस हवाले से वो मांग रहे हैं पीटीआई का 1996 से जब से पार्टी बनी थी 2022 तक का रिकॉर्ड, और सारी फंडिंग का, ये नहीं सिर्फ ओवरसीज फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, किस बेसिस पे एफआईए और किसके कहने पे एफआईए ये कर रही है। तो ये तो मामला इलेक्शन कमीशन का है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर कोई डिटेल्स चाहिए, अजहर तारिक साहब हैं, वो आपको डिटेल्स भी दे देंगे। अब मैं आना चाहती हूँ एक और जो बहुत डेंजरस और ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, और वो है शहबाज गिल का इशू। देखें, शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी, और बाय द वे उन्होंने वो जो फ़ोन का शोशा छोड़ा हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत या न्यूट्रल्स या जो भी पीछे हैं कि जी फ़ोन चाहिए, उसका फ़ोन चाहिए, जो उसने रिमार्क्स दिए वो तो उसने लैंडलाइन पे दिए हैं ARY को। वो लैंडलाइन तो नहीं छुपी हुई, आप ट्रेस करें लैंडलाइन। और अगर उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, देखें ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, लेकिन आप कानून और आइन के दायरे में रह के कर सकते हैं। अगर उसने कोई
कानून और आइन की खिलाफ वर्दी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अगर उसकी गलती साबित होती है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि एक शख्स को गाड़ी उसकी तोड़ के शीशे उसको घसीटें और 5 घंटे अननोन जगह पे ले जाएं, फिर एफआईआर बने और फिर आप उसको थाने में पेश करें, फिर आप उस पर टॉर्चर करें, तशद्दुद। और हमने देखे हैं जो मिले हैं हमारे, ख़ास तौर पे वकला, जब वो सेशन कोर्ट आए हैं, उनके पूरी बॉडी पे निशान है टॉर्चर के। ये किया गया उन पे, उनको पानी नहीं पीने को मिला, सोने नहीं दिया। और कल खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में, आपने सब ने सुना होगा, पब्लिक है, कि उनको स्ट्रिप नेकेड करके मारा गया है। ये अबू ग़रेब कर रहे हैं जो अमरीकनों ने, फ़ौरन हुकूमत ने इराकियों के साथ किया था और बरतानवी हुकूमत ने अबू ग़रेब प्रिजन में इराक में। हमारे लोग अपने शहरियों के साथ यही तशद्दुद कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, और मैं ये बताती चलूँ, हमारी हुकूमत ने इसी वास्ते टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो शहरी रहमान का बिल था सेनेट में, हमने सपोर्ट किया। आप उनसे बेशक पूछ लें, आज भी रिकॉर्ड पे है। हमारा अपनी हुकूमती बिल भी गया इंटीरियर कमेटी में, उस पर स्क्रूटनाइज होके उसने ले होना था कि हुकूमत हट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमारा ये इंटरनेशनल फ़र्ज़ भी बनता है कि हम टॉर्चर मत करें किसी को, और कानून, हमारे अपने कानून और आइन के भी ख़िलाफ़ है, जिधर सिक्योरिटी और सेफ्टी हर शहरी की गारंटीड है। तो जिस तरीके से, और फिर ये नई रवायात है, मैंने तो ख़ुद एक्सपीरियंस किया है अबडक्शन का अटेम्प्ट, और फिर झूठे एफिडेविट मेरे ख़िलाफ़ दिए कि जी इनकी मेडिकल करा ली, कोई मेडिकल नहीं कराई। लकीली, क्योंकि झूठ जब आप बोलते हैं ना, तो 4 बंदे डिफरेंट झूठ बोलते हैं, वो एफिडेविट जब देते हैं उनके झूठ पकड़े जाते हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन आप मुझे बताएं, शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? उसको किस बेसिस पे उठाया गया? उसकी दूध पीती हुई बच्ची, सकलिंग बच्ची को 10 माह की उठाया गया। ये आपके जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, आपके कानून की खिलाफ वर्दी है। ख़वातीन को ख़ास तौर पे, अगर वो बच्ची छोटी हो जो माँ का दूध पी रही हो, उसको बेल मिल जाती है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए पीटीआई से कि अब पीटीआई के लोगों के घरों में जो मुलाजिम हैं उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन, जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या, किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर, इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को, कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाला, कुछ अकल करो। आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज़्यादा आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं इकॉनमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ,
लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है। और फिर वो रो रही हैं, मरियम झूठी, कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो अग्री नहीं करती। हो भाई, तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं। कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं, ये भी सोचें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बिल्कुल उठाई, हमारे ज़माने में फिर भी प्रोडक्शन ऑर्डर होता था, आए थे। इस दफ़ा हुआ है, इस दफ़ा कोर्ट के फैसले के बावजूद अली वज़ीर को नहीं लाया गया। आप पूछे ना सिंध हुकूमत से, आप पूछे ना इनसे, आप लोग इनसे पूछते ही नहीं है। आप मुझे बताएं, हमने ठीक है, हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन साथ साथ हमने मीडिया के लिए प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून बनाया 2021 में। अभी तक क्यों नहीं वो हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही? उसके इश्तिहार भी आ गए थे चेयरमैन के लिए। वो एक ऐसा कानून है जिसमें जो कमेटी बनेगी, जो सारी कंप्लेंट्स देखेगी, वो खुद वो जर्नलिस्ट बनाएंगे, प्रेस क्लब के नॉमिनीज़। और ये आधा प्रोसेस हो गया था। अब आप क्यों नहीं इस हुकूमत से पूछ रहे कि क्यों नहीं ये जर्नलिस्ट लॉ को क्यों नहीं एक्ट फर्दर कर रहे? मैडम ये बताइएगा कि साहब ने रात को कहा एक इंटरव्यू में कि जो शहबाज गिल का बयान था उसमें ये तासुर गया कि वो उकसा रहे हैं शायद फौज को, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो शहबाज गिल को मिल रही है। क्या वो जो बयान है उसको पीटीआई अब ऑन करती है? देखिए, हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्दी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें, कानूनी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें। और हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आप अक्यूज़ कर रहे हैं कि उसने उकसाने की कोशिश की या कुछ, तो खुदारा जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं कितने क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जिसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसके स्टेटमेंट्स तो पढ़ें फ़ौज के ख़िलाफ़। उधर एयाज सादिक ने जो कहा है, फिर नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके यूं इंग्लिया करके स्टेटमेंट दी है। और फिर आसिफ जरदारी इन सब की स्टेटमेंट्स हैं, बार बार, एक दफ़ा नहीं। क्यों नहीं उन पे केस रजिस्टर हो रहे? अगर आप करना चाहते हैं फिर सब पे बराबर कानून अप्लाई करें ना, एक पे थोड़ी। अच्छा मैडम, हुकूमत जाने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अक्सर कहती रहती है कि हमसे फैसले होते नहीं, करवाए जाते हैं, हमारे पीछे कोई और होता है। अब राना सनाउल्लाह का नाम ले रही हैं, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर कोई चैनल बंद होता है तो राना सनाउल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या सिर्फ नून लीग या राना सनाउल्लाह इनके पीछे? देखिए, बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना? हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कहें कि गलती हुई है। एयरवाई के साथ जो, एयरवाई के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और एयरवाई को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? कौन इसको रोक रहा है? एयरवाई को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे? और अगर ये हुकूमत, आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राना सनाउल्लाह वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो, और कोई और करा रहा है जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा मैडम, आपने तनकीद की थी, अमेरिकन स्टेट की जानिब से विजिट किया गया था पाक अफगान बॉर्डर का, जिस पर आपने ट्वीट्स भी किए। बिल्कुल की। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी की हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं? नहीं, मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में, तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और
फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स है, सोशियो इकनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को। वहाँ ये बात और है कि उनका हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज़ जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज़ में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता। तो इस वास्ते ये सवाल था, देयर इज़ अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन है कि आपकी मरकजी हुकूमत जो है, जी, आपकी मरकजी जो वफाकी हुकूमत थी, वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफीर आपकी एक सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे, तो कैसे? क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं, ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की। लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे? वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो। हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। मैडम, AR की बंदिश की बात है, जो आपने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, तो क्या जो गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था कई महीनों तक, तो उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है। मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियां हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पे कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज़ में अप्रूव कर रही उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट्स की थी मरियम नवाज़ ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पे करूँगी। अब कितने महीने हो गए, क्यों नहीं ये हुकूमत उसको सेनेट से पास करवा के कानून बना दें जो जिसकी सख्त ज़रूरत है? हमने बड़ी जद्दोजहद लड़ी थी एक जर्नलिस्ट के बिल पे, जो कानून बन गया शुक्र है, और एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, लेकिन हमने असेंबली तक से तो पास करवा दिया था। एक मरला रहता था सेनेट का, क्यों नहीं पास हुआ? मैडम, जो आपकी शर्त है इलेक्शन की, इसके बगैर सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और कब बेहतर होंगे, कब मिल बैठ रहे हैं दोनों? हमने बड़ी क्लियरली कहा है, ये सारे मसले मसाइल जो मुल्क को पेश आ रहे हैं, एक ही हल है कि जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन की डेट आप हमें दें, प्रॉपर डेट कमिटमेंट करें, फिर आप बात करें बातचीत बाकी चीज़ों पे। 2023 की तो दी हुई है, अगस्त की। उन्होंने कोई डेट नहीं दी। हम कह रहे हैं फौरी तौर पे होने चाहिए। ये हुकूमत इलीगल है, इम्पोर्टेड है, और ऊपर से इनकॉम्पिटेंट भी है। आप देख लें जो इन्होंने कहा था हम इनकॉम्पिटेंट हैं, कीमतें बढ़ गई हैं।
अब आप देखिए इन्होंने जो 4 महीने में हशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ। इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, हमारी ग्रोथ रेट 6% पे जा रही थी। अब इनके हाल देख लें, आज जो फिर पेट्रोल बॉम आ गया है, अभी आपकी यूटिलिटी बिल्स और बढ़ेंगे, आपकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। IMF के पैसे आ भी जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। और सरदार अजहर साहब को एक मिनट सरदार अजहर साहब से एक सवाल है। अजहर साहब एक- हमेशा एक- बैठे होते हैं, आप जरा सा बताइएगा कि फंडिंग PTI की इस्तेमाल कहाँ होती रही? आपको ना अगर इसके लिए बहुत सादा जवाब है और बहुत सिंपल जवाब है। तमाम तफसीलात हमने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि ECP के गज़ट में छपा हुआ है कि एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी पार्टी ने ये नहीं दिया हुआ। हमने 40,000 की लिस्टें दी हैं, किसी पार्टी ने एक लिस्ट भी नहीं दी अभी तक। 48 जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ भी पेश नहीं कर सके और उनके अकाउंट जो हैं वो उनके अपने ऑडिटर ने भी ऑब्जेक्ट किया और मन इलेक्शन कमीशन ने उसको इसी तरह पब्लिश कर दिया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप जाके ECP के अगर गज़ट उठा लें पार्टीज़ के, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।